पढ़ रहे हैं 60 के लिए भारतीय खोज, जो हमारा अध्याय नंबर 4 युगों का गोल। इसमें काफी टॉपिक दिए हुए हैं। इसमें से आज हम टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है विदेशों पर भारतीय कला का क्या प्रभाव पड़ा, और उसका हम विवरण पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो भारतीय सभ्यता ने विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी जड़ें जमाई थी। इस बात का प्रमाण आज वहाँ सब जगह मिलता है। जो भारतीय सभ्यता थी विशेष रूप से कहते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी जड़ें विशेष रूप से जमाई थी। ये हमें कई जगह के परिणाम मिलते हैं। चंपा, अंकोर, श्री विजय, भज्जावली और दूसरे स्थानों पर संस्कृत के बड़े बड़े अध्ययन केंद्र थे। वहाँ जिन राज्यों का उदय हुआ उनके शासकों का नाम विश्व भारतीय और संस्कृत नाम है। इसी प्रमाण से हमें ये कह सकते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में ज़्यादा विकसित हुई है, क्योंकि वहाँ के राजाओं का नाम भारतीय है और संस्कृत में काफी देखने को मिलते हैं। इसका ये नहीं है कि वे विशुद्ध भारतीय थे, पर इसका ये अवश्य है कि उनका भारतीयकरण किया गया था। जैसे पीछे आपने यूनानी आई थी, भारतीय यूनानी जाति वो थी तो यूनानी, लेकिन भारत में आकर उन्होंने भारतीय परंपरा को अपना लिया था, इसलिए उनको भारतीय यूनानी कहने लगे थे। कहते हैं कि नहीं हो सकता है कि उनके भारतीय नहीं हो, इस प्रकार की जातियां हो जो भारतीयकरण उनका किया गया है। इन्हीं जातियों का प्रमाण हमें मिलता है। राजकीय समारोह भारतीय ढंग से संस्कृत में संपन्न किए जाते थे। राज्यों के सभी कर्मचारियों के पास संस्कृत की प्राचीन पदवी थी और उनमें से कुछ पदवियों के पदनाम न केवल थाईलैंड में बल्कि मलाया और मुस्लिम रियासतों में भी अभी तक चले आ रहे हैं। इंडोनेशिया के उन स्थानों के प्राचीन साहित्य भारतीय पुराकथाओं और गाथाओं से भरे हुए हैं। जावा और बाली के मशहूर नृत्य भारतीय के लिए किए गए हैं। बाली के छोटे से टापू में अपनी भारतीय संस्कृति को अभी तक बहुत सीमा तक कायम रखा है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म भी वहाँ चला आ रहा है। फिलीपीन द्वीपों में लेखन कला भारत से ली गई है। कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे जावा, बाली, फिलीपीन, इन स्थानों की हम कला या लेखन कला देखें या उनकी संस्कृति देखें, वो भारतीयों से मिली जुली देखने को मिलती है। इस बात से ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो कला है वो भारतीयों के द्वारा वहाँ ली गई है। कंबोडिया में वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और बहुत से शुष्क शब्दों को थोड़े से हेर फेर के साथ लिया गया है। दीवानी और फौजदारी के कानून भारत में प्राचीन स्मृतिकार मनु के कानून के आधार पर बनाए गए हैं और उन्हें बौद्ध प्रभाव के कारण कुछ परिवर्तनों के साथ संहिता बन करके कंबोडिया के आधुनिक कानून व्यवस्था में लिया गया है। लेकिन भारतीय प्रभाव सबसे अधिक प्रकट रूप से भारतीय प्राचीन वस्तुओं की भव्य कला वास्तुकला में दिखाई पड़ता है। इस प्रभाव में अंकोर और बोरोबंदूर की इमारतें और अद्भुत मंदिर तैयार हुए हैं और जावा को बोरोबंदूर में बुद्ध की जीवन कथा पत्रों में उत्कीर्ण है और दूसरे स्थानों पर नक्काशी करके विष्णु, राम, कृष्ण की कथाएं अंकित की गई है। ये भारतीय सभ्यता का प्रभाव देखने को मिलता है। अंकोर के विशाल मंदिर में चारों तरफ विशाल खंडरों का विस्तृत अध्ययन है, जिसमें बनावटी झीलें, पोखर, नहरें, जिनके ऊपर पुल बने हुए हैं और एक बड़ा फाटक है जिन पर एक वर्गाकार शील पत्थर से खुदा है। ये एक आकर्षक मुस्कुराता हुआ किंतु रेशे में कंबोडिया देवतुल्य चेहरा है। चेहरे की मुस्कान अद्भुत रूप से मोह और विस्तृत करने वाली है। एक ऐसा पत्थर है जिस पर एक बड़े आकार का शिल्प का आकृति खुदी हुई है और वो मुस्कुरा रहा है। तो कहते हैं कि ये अपने आप में ये एक अद्भुत नमूना है। अंकोर की प्रेरणा भारत से मिली, पर उनका विश्वास हमें प्रतिभा ने किया है। यहाँ की दोनों के प्रश्न मेल से अजूबा पैदा हुआ है। कंबोडिया के जिन राजा ने इसे बनाया था उसका नाम जयवर्धन सप्तम था और जो ठेठ भारतीय नाम है। जो कंबोडिया के अंदर ये वर्गाकार की हमें तस्वीर का वर्णन मिला है, उसको बनाने वाले का नाम जयवर्मन था और ये भारतीय नाम माना जाता है। भारतीय कला का भारतीय धर्म और दर्शन में इतना गहरा रिश्ता है कि जब तक किसी ने उन आदर्शों की जानकारी न हो उसे भारतीय मानस शासित होता है।
भी आकर्षक आकार ग्रहण करने में यूनानियों ने सौंदर्य से निस्वार्थ भाव से प्रेम किया है और उन्हें केवल में आनंद में ही नहीं मिलता, वे सत्य के दर्शन भी करते हैं। प्राचीन भारतीय भी सौंदर्य से प्रेम करते हैं, वे हमेशा अपनी रचनाओं में कोई गहरा अर्थ भरने का प्रयत्न करते हैं। ये जितने भी भारतीय उनकी बात की गई है उनमें विशेषित कला के लेकर प्रति समर्पित पाया गया। भारतीय कविता और संगीत की तरह कलाकार ये उम्मीद भी की जाती है कि प्रकृति की सभी मनोदशाओं से तादात्म्य स्थापित करें ताकि प्रकृति और विश्व के साथ मनुष्य के मूलभूत सामंजस्य की अभिव्यक्ति कर सके। और भारत की विशेषता उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य कला में है, जिस तरह चीन और जापान में विशेषता उनकी चित्रकला में। भारतीय की विशेषता मूर्तिकला और स्थापत्य कला के अंदर बताई है, उसी प्रकार चीन और जापान में विशेषता चित्रकला के अंदर बताई है। भारतीय संगीत जो यूरोपीय संगीत से बहुत भिन्न है, अपने ढंग से बहुत विकसित था, इस ढंग से भारत का बहुत विशिष्ट स्थान है। और संगीत के क्षेत्र में चीन और सुदूर पूर्व के अलावा उसने एशियाई संगीत को दूर तक प्रभावित भी किया। एशिया के दूसरे देशों की तरह भारत में भी कला के विकास में गढ़ी हुई मूर्तियां विरुद्ध धार्मिक पूर्वाग्रह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। वे मूर्ति पूजा के विरोध थे और बौद्ध धर्म में अपेक्षाकृत बाद में समय में बुद्ध की मूर्तियों को चित्र बनाए जा सके। मथुरा के संग्रहालय में देखें हम तो बौद्ध सत्वे की एक विशाल शक्तिशाली और प्रभावशाली पाषाण प्रतिमा है, जिनका निर्माण ईस्वी सदी के प्रारंभ में आसपास कुषाण युग में हुआ। ये संग्रहालय है जो मथुरा के अंदर है, वहाँ पर बहुत बड़ी विशाल एक प्रतिमा बनाई है और उस प्रतिमा का जो बनाने का समय का बताया गया है वो ईस्वी प्रथम ईस्वी सदी के आसपास बताया गया है और कहते हैं कि कुषाण युग में बनी। और एक संगीत का हम देखें तो संगीत के हमने देखा था जो समुद्रगुप्त था वो संगीत और ललित कला बड़ा निपुण था, कविराज भी कहते थे। और उन्होंने जो सिक्के चलाए उन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किए गए हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि उस समय भी संगीत कला काफी चर्चा में रही हो। आगे हम देखें तो भारतीय कला अपने प्रारंभिक काल में प्रकृतिवाद से भरी है, जो कुछ अंशों में चीन प्रभाव के कारण हो सकता है। जो भारतीय कला है वो देखा जाए तो प्रकृतिवाद से भरी हुई है, इसका कारण कुछ हमें चीन को बताया जा रहा है। भारतीय कला के इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं पर चीनी प्रभाव दिखाई पड़ता है। चीनी 4वीं शताब्दी या 6वीं शताब्दी समय गुप्त काल के दौरान इसमें भारत का स्वर्ण काल कहा गया है। हमने चर्चा की थी गुप्त काल की, तो गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है क्योंकि उनकी जो अजंता की गुफा के अंदर चित्र बनाए गए हैं और भी कई इस प्रकार के उन्होंने कला के नमूने पेश किए हैं, जिस कारण गुप्त वंश को स्वर्ण काल कहा गया। इसमें अभी मैंने आपको समुद्रगुप्त का उदाहरण दिया, वो भी गुप्त वंश का ही शासक था। तो इस प्रकार के कोई कई ऐसे कारण हैं जिस कारण गुप्त वंश को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और अजंता की गुफाएं खोदी गई, ये इसी काल की बात है और इसमें भित्ति चित्र बनाए गए। गुफा के अंदर खोद कर उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर चित्र अंकित किए गए हैं, जो एक नमूना कला का अनूठा नमूना हमें देखने को मिलता है। बादामी गुफाएं भी इसी काल की है और ये अजंता गुफा के बाद में हम देखें तो बादामी गुफाएं वहाँ भी बहुत ही सुंदर चित्र अंकित किए गए गुफा को खोद कर। तो ये सारी बातें गुप्त काल में हमें देखने को मिलती है। अजंता में किसी स्वर्ण की तरह दूर विकौशल में एकदम वास्तविक दुनिया में ले जाती है। इन भित्ति चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। बहुत समय पहले उसमें स्वामी ने कहा था कि इस तरह से दूर रहो, उसकी तरफ देखो भी नहीं क्योंकि वे खतरनाक है। इसके बावजूद भी इन चित्रों में स्त्रियों की कमी नहीं है। सुंदर स्त्रियां हैं, राजकुमारियां हैं, गायिकाएं हैं, नर्तकियां हैं, बेटी और खड़ी श्रृंगार करती हुई शोभा यात्रा में जाती हुई। ये बात बताई है बौद्ध भिक्षु काल के समय। कहते हैं कि उनके जो स्वामी थी उन्होंने कहा था कि इस तरह से दूर रहो, उसकी तरफ देखो भी नहीं क्योंकि वो खतरनाक होती है। इसके बावजूद भी उनके जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं उसमें काफी स्त्रियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है।
जैसे नर्तिका है, गायिकाएं हैं, राजकुमारियां है, श्रृंगार करती हुई है, शोभा यात्रा में जाती हुई है। कुछ इस प्रकार के चित्र वहां अंकित किए गए। ये चित्रकार भिक्षु संसार को और जीवन के गतिशील नाटक को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ये चित्र अपने ही प्रेम से बनाए, जितने प्रेम से अपने बोध सत्व को शांत लोकांतर गरिमा में चित्रित किया गया है। ये जो बोध भिक्षु थे चित्र बनाने वाले, वो भारतीय परंपरा से काफी भली भांति परिचित थे, इसीलिए उन परंपराओं के तहत उन्हें मन से अपने इन चित्रों को अंकुरित किया गया। 7वीं 8वीं शताब्दी में ठोस चट्टान को काटकर एलोरा की विशाल गुफाएं तैयार हुई थी और इसके बीच में कैलाश का विशाल मंदिर हमें देखने को मिलता है, जो कृष्ण प्रथम ने बनाया था। एलोरा की गुफा का ये सुप्रसिद्ध मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। एलोरा की गुफा को काटकर उसके अंदर कलात्मक कार्य करके इन मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। कई भी ऐसे और भी मंदिर बनाए, लेकिन कैलाशनाथ मंदिर है कृष्ण ने बनाया था। ये अनुमान करना कठिन है कि इंसान की कल्पना कैसे की होगी, मतलब इतने सुंदर बने हुए हैं, उनको देखकर ये मन में विचार आता है कि इंसान ने किस प्रकार की या कैसे इस प्रकार की कल्पना करके इन चित्रों को बनाया होगा। कल्पना करने के बाद अपनी कल्पना को रूपाकार कैसे दिया होगा। एलिफेंटा गुफा में इसी समय की है, जहाँ प्रभावशाली और रेशम में मूर्तियां त्रिमूर्ति बनी हुई है। और दक्षिण भारत में महाबलीपुरम की इमारत का निर्माण भी इसी समय हुआ था। ये दक्षिण भारत में बात की गई है महाबलीपुरम की, चोल वंश के समय की बात है। बदरनी कला का हम बृहदेश्वर मंदिर देखें तो काफी अनोखा नमूना देखने को मिलता है, जो राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। और उसी गुफाओं के अंदर महाबलीपुरम नाम की इमारत में बहुत ही सुंदर वो मंदिर स्थापित किया गया है। तो ये सारी कला हमें काफी प्रभावित करती है। एलिफेंटा गुफा में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है और एलिफेंटा गुफा है उसमें खंडित शिवराज की नटराज के रूप में वहाँ मूर्ति बनाई गई है। और शिव मुद्रा नृत्य की मुद्रा में मन का कहना है कि छत्रित अवस्था में यह मूर्ति भीमाकार शक्ति का मूर्त रूप है और इसकी कल्पना अत्यंत विशाल है। जो नटराज की प्रतिमा बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है, उसे इस बात से पता चलता है कि इसमें जो शिव की प्रतिमा पूर्ण रूप है या नृत्य का जो नाटककार का रूप है, कहते हैं कि भीमाकार शक्ति का एक मूर्त रूप है, उसको बताया गया है। और ये कल्पना अत्यंत विशाल देखी गई। ब्रिटिश संग्रहालय में विश्व का सर्जन और नाश करते हुए नटराज शिव की एक मूर्ति है। बहुत ही सुंदर एक ब्रिटिश का संग्रहालय है जो विश्व में काफी प्रसिद्ध है। वहां पर कहते हैं कि नटराज शिव की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। उसके बारे में ने क्या लिखा है, उसकी विशाल लगातार कला के विराट रूप का आह्वान करती है। इतनी सुंदर कला को देखकर वो कहते हैं कि इन कलाओं का विराट रूप हमें देखने को मिलता है। जावा में बोरीवली में बोध सत्व का एक शेर कोपनहेगन के में लाया गया है और रूपगत सौंदर्य की दृष्टि से ये शेर सुंदर भी है। और कुछ और ही गहरी बात है जो बोध सत्व की शुद्ध आत्मा को इस तरह उद्घाट करती रहती है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब ये एक ऐसा चेहरा है जिसमें समुद्र की गहराई का पर शांति, निर्मम नीले आकाश की स्वच्छता और आसानी इंसानी पहुंचने से परे का परम सौंदर्य मूर्तिमान हुआ है। जो हमारी भारतीय संस्कृति की कला है उसको हम देखकर या उसके लिए अनोखे नमूनों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इंसान की पहुंच के बाहर का परम सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। हमारे जितने भी काल में शासक में है, मुगल काल को ले लीजिए, चाहे सातवाहन वंश को, शोक वंश को, गुप्त काल को, ये सारे काल में ऐसे शासक में हैं जिन्होंने कला के अनोखे नमूने पेश किए हैं। और उन्हीं नमूनों को चलते हुए हमारे भारत की जो कला है काफी प्रसिद्ध हुई है। देश में नहीं बल्कि विदेश में भी इनकी ख्याति हमें देखने को मिलती है। यही आज हमारा टॉपिक था जिसमें विदेशों पर हमारी भारतीय कला का क्या प्रभाव रहा। तो जितने भी शासकों जैसे गुप्त काल का देख लीजिए, शोण काल, तो इन्हीं के कारण हमको शोण काल कहा जाता था। तो आज हमने एक दिन कंप्लीट कर लिया है, बाकी बचा बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना